नमस्कार बच्चों, जैसा कि 2 दिन थोड़ा व्यस्तता के कारण आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाए हैं और ना ही वीडियो बनाने का टाइम मिल पाया है। चलिए मेन टॉपिक जहाँ से ख़त्म किया था वहीं शुरू करते हैं। विस्थापन अपक्रियाएँ हम लोगों ने पढ़ ली थी। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अपक्रियाएँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। द्विविस्थापन अपक्रियाएँ ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। द्विविस्थापन अपक्रियाएँ कहते किसे हैं? चलिए देखें। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लो हमने कह दिया कि हमारे पास NaOH प्लस KCl है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये Cl इस Na के साथ जुड़ेगा और ये OH इस K के साथ जुड़ जाएगा। कह क्या रहा है, हाइड्रोक्सी आयन इधर हो जाएंगे और क्लोरीन के आयन इधर हो जाएंगे। यानी परिभाषा के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग आप बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है? आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया गया है। देखें सोडियम सल्फेट की क्रिया हमने बेरियम क्लोराइड के साथ कराई है, तो यहाँ पर क्या हमको प्राप्त हुआ है, यानी जो सोडियम के साथ सल्फेट लगा था वो बेटा किसके साथ जुड़ जाएगा, बेरियम के साथ। जो बेरियम के साथ क्लोरीन का यानी क्लोराइड जो लगा था वो किसके साथ जुड़ेगा, सोडियम के साथ। तो इधर क्या बन जाएगा हमारा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है उपचयन अभिक्रियाएं। क्या है? उपचयन अभिक्रियाएं। चलिए देखिए ऐसी अभिक्रियाएं, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी कह रहा है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, यानी उसमें उसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु बढ़ रहे होंगे और हाइड्रोजन परमाणु घट रहे होंगे, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, त्याग हो रहा होगा। उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड। इसी प्रकार यदि हम कॉपर धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कॉपर के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो इससे एक टॉपिक और आप क्लियर कर लेंगे। आपसे अगर कभी पूछ दे कि ऐसी अभिक्रियाओं के नाम बताएं जो ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, ऑक्साइड का, तो आप बताओगे उपचयन अभिक्रियाएं ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। ध्यान से देखेंगे। एक होता है उपचयन, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। यह है अपचयन, इसको बोलें विऑक्सीकरण, यानी इसमें ऑक्सीजन परमाणु, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण किए जा रहे थे, हाइड्रोजन परमाणुओं का त्याग हो रहा था। इसमें बस उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाएंगे और ऑक्सीजन परमाणुओं का
त्याग होगा। ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखें थोड़ा टॉपिक को। चलिए ध्यान से देखिएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं में तो वृद्धि होगी परंतु ऑक्सीजन परमाणुओं में क्या होगी बेटा, कमी होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका। हमने मान लो ले लिया CuO कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त हो जाता है। इसके साथ जो ऑक्सीजन परमाणु लगा था वो क्या हो जाएगा, अलग हट जाएगा और किसका निर्माण कर देगा, जल का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, जल बना देगा। यानी यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहा है, ऑक्सीजन परमाणु को अपने साथ जोड़ ले रहा है और क्या कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। यानी देखो इसमें अलग हो रहा है। आगे देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ध्यान से देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को भी देख लेते हैं थोड़ा। देखिए जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं, उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली अभिक्रिया हमने क्या पढ़ी थी, उपचयन। फिर क्या पढ़ी, अपचयन। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन परमाणुओं में वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन परमाणुओं में कमी हो रही थी। अपचयन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन परमाणु बढ़ रहे थे और ऑक्सीजन परमाणु में कमी यानी ऑक्सीजन परमाणुओं का त्याग हो रहा था। तो दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होंगी, क्या कह रहा है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, कॉपर का ऑक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर यहाँ पर देखो कॉपर प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अकेला था, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को जोड़ लिया। तो हाइड्रोजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कॉपर में देखो क्या हो, ऑक्सीजन में क्या हो रही, कमी, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा तो मतलब इधर देखो CuO था, इधर क्या है Cu, यानी ऑक्सीजन हट गया तो मतलब कमी हो गई। इधर देखो H2 था, इधर क्या हो गया, O जुड़ गया। O जुड़ गया तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यानी जिसमें ऑक्सीजन परमाणु बढ़ते हैं उसे उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु घटते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए मेन टॉपिक थोड़ा और देखते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी जो हम लोगों का दैनिक जीवन है उस जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं हैं इनका बेटा क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड परीक्षा से, इसीलिए मैंने इनको स्पेशल तौर पे अलग पॉइंट को नोट कराया हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा। थोड़ा इनका कलर भी चेंज कर लेते तो आप लोगों को थोड़ा इनको पहचानने में आसानी रहेगी। ये कलर लेते हैं, थोड़ा डार्क भी करते हैं। चलो
चले देखिए, जब कोई धातु कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा था संक्षारण था। क्या था? संक्षारण। ध्यान से थोड़ा समझ लें। पहला पॉइंट हमारा क्या है? संक्षारण है। संक्षारण क्या होता है? आपने पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में, 9th में भी पढ़ चुके होंगे। जैसे आपने लोहा देखा होगा बेटा, बरसात के सीजन में जब लोहा भीगता है तो पानी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, मिट्टी के संपर्क में आता है। मिट्टी में क्या होता है? जब पानी भर जाता है तो नमी आ जाती है, नमी आती है और जब हवा चलती है तो नमी भी है, वायु भी है और आर्द्रता भी। और जब वायु यानी जब नमी होगी, पानी मिट्टी में लेगा तो उससे क्या बनेंगे? कुछ अम्ल बनेंगे। जब अम्ल बनेंगे तो कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। यानी संक्षारित मतलब होता है नष्ट होना, अपनी भाषा में कह दें तो जंग लगना। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और लोहे पर बेटा जंग लगना। ये 3 इसके प्रमुख उदाहरण। चांदी आप पहने रहो ज़्यादा दिनों तक, पानी के संपर्क में आती रहती है तो देखना वो धीरे धीरे ऊपर क्या होती है? काली पड़ जाती है। इसी प्रकार तांबे को बेटा अगर आप तांबे के ऊपर अम्ल डालेंगे या नमी के संपर्क में तांबा आएगा तो देखना वो ऊपर की जो परत होती है उसकी हरी हो जाती है। इसी प्रकार लोहे को जब आप नमी के संपर्क में रखते हैं तो लोहे में धीरे धीरे जंग लग जाती है और लोहा धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षीण होने लगता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखें, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा विकृत गंधता। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विकृत गंधता। चलिए ध्यान से देखिए, विकृत गंधता क्या होती है ये भी समझ लें। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ज़्यादातर अक्सर कर आपके MCQ क्वेश्चन में मिलता है। देखिए, तेल व वसा के अपचयित हो जाने पर, यानी तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। उपचयित बेटा अभी पढ़ा था। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनकी गंध और स्वाद में क्या होता है बेटा? परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। कह रहा है इसमें हम प्रतिऑक्सीकारक मिला दें, यानी कुछ ऑक्सीकारक पदार्थों को मिला दें जिससे ये क्रिया ना हो। भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर, यानी भोज्य पदार्थों को हम ऐसे पात्र में रख दें जिसमें ऑक्सीजन ना जा पाए। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके, यानी अगर इसमें हम नाइट्रोजन गैस भर दें, आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं खाने वाले जो भी, उसमें बेटा क्या होता है? नाइट्रोजन गैस उस पैकेट में भरी होती है जिस कारण वो कभी भी खराब नहीं होते। लगभग काफ़ी दिनों तक वो संरक्षित बने रहते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। उदाहरण, आलू की चिप्स की थैलियों में
आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता। आ गया वही उदाहरण अभी हमने बताया था, चिप्स की फैक्ट्री, जो भी नमकीन कुरकुरे वगैरह होते सब में नाइट्रोजन गैस भरी होती ताकि इनमें महक ना आए, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहें। ये प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस जब भर दी जाती है तो इससे ख़राब नहीं होते हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। कुछ अब क्रियाएँ जो छूटी होंगी उनको हम आपको आगे रिवीजन करा देंगे। जो भी आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट में बता देंगे, उसका वीडियो आपको स्पेशल रूप से डाल दिया जाएगा उस टॉपिक का। जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट में डालेंगे, कमेंट में आप डाल देंगे तो उसका उस टॉपिक का स्पेशल वीडियो डीपली बना के आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।